So objectives page number 3. जो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, नॉर्मली कोई भी बिजनेस चले वो बिजनेस का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। मैं भी कोई भी बिजनेस करूँ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। नाउ मोर देन वन ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सेप्टेड ड्यू टू अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स। अब है रूल्स ऐसे हैं, इंडिया में लॉज ऐसे, इंडिया की बात छोड़ो पूरी दुनिया में ऐसे लॉज है जिसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, हमको अब एक से ज्यादा मोटिव रखने पड़ते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव रखने। से फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से हमको कंज्यूमर के बारे में बहुत सारी बातें पहले से, आप जानते हो, आप कोई भी वेफर का पैकेट भी लेते हो तो पीछे पैकेट के ऊपर आता है कि इसमें से कितनी कैलोरी मिलेगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर, ये पहले से आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। साथ में ये भी लिखा जाता है कि आपने गवर्नमेंट से ये मैन्युफैक्चर करने का अप्रूवल लिया है कि नहीं लिया है, FSSCI इसका अप्रूवल होना चाहिए। इसी तरह से स्टेट यानी गवर्नमेंट के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है एंड चेंजिंग कंडीशंस के कारण हमको हमारे ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना पड़ता है। एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो हिस्सों में अपने डिवाइड करें। फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा और सैटरडे की टेस्ट में भी है। ये क्वेश्चन कंपलसरी है, बराबर। देखो पहले आता है इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट। सिंस अ बिजनेस, बिजनेस क्या है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हम रीजनेबल रिटर्न मांगते, ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल मस्ट बी ऑब्टेन्ड, यानी हमारे पास जितनी भी कैपिटल थी जो हमने बिजनेस के अंदर उसको इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट से हमको रिटर्न मिलना चाहिए। तो हम कौन सा रिटर्न मांगते? रीजनेबल रिटर्न मांगते। दिस रिटर्न, उसका नाम क्या? प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द, लिखा गया है कि बिजनेस के एग्जिस्टेंस के लिए नहीं, लेकिन बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी आपको प्रॉफिट कमाना जरूरी है। क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा, ध्यान दे, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होने से जो ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे आपके पास आते हैं उसको तुम दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। सो प्रॉफिट इज अ मोटिवेटिंग फोर्स, पैरामीटर ऑफ एफिशिएंसी एंड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। लाइफ ब्लड क्यों बोला जाता है? पहले तो 3 अलग अलग चीज है। पहले तो मोटिवेटिंग फोर्स, ज्यादा प्रॉफिट होगा ना तो अपने और ज्यादा काम करने की। अभी यहाँ पे 2 स्टूडेंट बैठे हो, जो कि मैं तो प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ 2 स्टूडेंट बैठे हो पढ़ने के लिए, तो पढ़ाने में अलग मजा आता है, और ज्यादा स्टूडेंट बैठे हो तो ज्यादा ऐसा काम करने का होश होता है कि चलो सबके लिए अपने और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे, राइट। तो ये होता है मोटिवेटिंग फोर्स। दूसरा है बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी। बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है कि हम, ध्यान देना, हम क्या करना चाहते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो पता कैसे चले कि हमने एफिशिएंटली काम किया कि नहीं किया? तो प्रॉफिट से। प्रॉफिट बढ़ेगा तो मतलब वी आर एफिशिएंट, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो हम एफिशिएंट नहीं है, राइट। दूसरा लिखा गया है लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। व्हाई लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस? क्योंकि बिजनेस इसी से चलता है, प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस नहीं। These days the concept of reasonable profit is accepted instead of maximum profit. अब आजकल अपने क्या बोलते हैं? रीजनेबल प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज रीजनेबल प्रॉफिट? आप जो टूथपेस्ट खरीदते हो ना, वो 15 रुपए में बनती है, आप उसको 90 रुपीज में खरीद के लाते हो, कितना प्रॉफिट हुआ? 75 रुपीज का। तो ये 75 रुपीज का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपको रीजनेबल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि टूथपेस्ट 1 महीना चलती है। 5 लोगों का फैमिली हो, 4-5 लोगों का, तो 1 महीना चलेगी टूथपेस्ट, बराबर। तो इसलिए वो हमको रीजनेबल लगता है। लेकिन दूध की थैली के अंदर खाली 2 रुपये बढ़ा है,
कलकलाट हो गया। 1 रुपया तो 2 रुपये बढ़ाए, क्यों? क्योंकि वो रोज चाहिए, रोज खरीदना पड़ता है। तो रीजनेबल का मतलब क्या होता है कि कैसी चीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो परफ्यूम यूज करते हो, समझो एक्स का परफ्यूम यूज किया, 249 का एक डब्बा आता है, 80 ml। कितना? 80 ml। अब 80 ml का डब्बा है ये, उसको बुक है इसमें, 80 ml के डब्बे को अगर 1 लीटर में कन्वर्ट करो, आपको 12.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12.5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब 12.5, तो ये 6,500 का, 6,250 का 1 लीटर हुआ। 6,250 का 1 लीटर, बराबर ना? 1 लीटर कितने का? 6,250 का। पर तुम कभी ऐसा बोले हो कि यार ये बहुत महंगा है? ना। पर पेट्रोल में 2 रुपये बढ़ जाएंगे और 95 का 97 हो गया, तो कलकलाट चालू। तो रीजनेबल इसका मतलब कि तुम्हारी यूजफुलनेस उसके साथ में कैसे जुड़ी हुई है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ दैट कमोडिटी इज मोर यूजफुल टू यू, ज्यादा यूजफुल है, तो क्या करेंगे? अपने ऐसा मान के चलते हैं कि मोर यूजफुल पे प्रॉफिट कम रखो, क्योंकि वो रोज खरीदा जाता है, आपको कस्टमर रोज मिल रहा है। सो रीजनेबल का मतलब मैक्सिमम नहीं, पर इतना प्रॉफिट जिसको कस्टमर को लगे कि ये अफोर्डेबल है, हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो रीजनेबल प्रॉफिट हो गया। नाउ उसके बाद देखो, these days by earning reasonable profit a business unit gets acknowledgement in the society along with earning fair profit। लोगों को लगता है कि ये लूटपाट नहीं करते, समझे? नहीं तो बिजनेस की जो इमेज है ना मार्केट में, योर इमेज इन द मार्केट विल गेट टार्निश्ड, वो इमेज खराब हो जाएगी। ये ना हो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको बिजनेस के अंदर रीजनेबल प्रॉफिट रखना पड़ता है। A business unit can be acknowledged by the society and can survive in the competition by earning fair profit। ज्यादा प्रॉफिट अगर चार्ज करोगे तो कंपटीशन में से निकल जाओगे। एक सिंपल सी बात अगर आपको समझ में आती हो तो देखो, दो दुकानदार है, एक ही चीज को अलग अलग प्राइस पे बेचेंगे, तो इमेज क्या बनेगी कि जो सस्ते में बेच रहा है वो ज्यादा ऑनेस्ट है सोसाइटी के साथ में, और जो महंगे में बेच रहा है वो सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसका बिजनेस ज्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं, राइट। सस्ता और महंगा नहीं, रीजनेबल होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रीजनेबल का मतलब कभी नहीं होता कि कम प्रॉफिट। रीजनेबल का मतलब होता है कि कस्टमर को अफोर्डेबल लगना चाहिए, कस्टमर को वो चीज अफोर्डेबल लगनी चाहिए। तो नाउ द सेकेंड वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, दिस वन इज अपोजिट और कंट्रोवर्शियल है ये। मैंने कल भी आपको समझाया था कि किसी एक बिजनेसमैन की अगर नंबर 1 कैटेगरी के ऊपर उसका नंबर आ जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज इतनी बढ़ जाती है, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो नंबर 1 हो गया। जैसे मुकेश अंबानी नंबर 1, या तो गौतम अडानी नंबर 1, कल मैंने आपको एग्जाम्पल इसका बताया था। तो ये नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 यानी उनको तो पता ही नहीं, रात को सोए सुबह में उठे पता चला पेपर पढ़ के मैं नंबर 1 हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी नंबर 1 हो गया। कैसे? क्योंकि जो शेयर की प्राइस है ना उसकी, वो बढ़ जाती है। अगर उसके शेयर्स की प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगी तो उसके पास जितने शेयर्स है उसकी कीमत भी बढ़ेगी, खुद के पास जितने शेयर्स है, इसके कारण वो पैसे वाला हो जाता है। पर ये क्या है? ये वेल्थ क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव है, मतलब हम अपनी वेल्थ को जितना चाहे उतना बढ़ाना चाहते हैं। कितना बढ़ाएंगे? एक दुकान हो, 2 दुकान करने की बात करें, 2 दुकान हो तो एक बड़े से पूरा का पूरा फ्लोर है अपने खरीद ले, ग्राउंड फ्लोर, बराबर मॉल जैसा क्रिएट करें। तो ये हमारे मकसद होते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का। प्रॉफिट है ना शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव है, नैरो है थोड़ा, क्योंकि प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव के साथ में हम क्या मानते हैं कि प्रॉफिट इज नॉट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। प्रॉफिट हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट है ना, अगर हम बात करें ना, तो एक्सोर्बिटेंट प्रॉफिट भी आप चार्ज कर सकते हो। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि देयर आर मेनी, जस्ट होल्ड ऑन।
ओके, तो ये जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ बिजनेस वेल्थ की बात करें, तो जैसे बोल रहा था कि हम वो प्रोजेक्ट को हाथ में लेंगे जिसमें प्रॉफिट भले कम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए। तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसके अंदर तुम अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न तुमको कम मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन है कि कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न है। इसका मतलब कि प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो तुम, लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट से भले कम प्रॉफिट मिलता हो, लेकिन फ्यूचर में हमारी प्रॉपर्टीज या तो हमारी वेल्थ अगर इंक्रीज होती हो ना, तो दैट ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। वो ऑप्शन हमको ज्यादा सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। तो वेल्थ इंक्रीज करना ये हमारा मकसद जरूरी हो जाता है इसके अंदर। जैसे यहाँ लिखा है कि द प्रोजेक्ट विद इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द बिजनेस एट अ लॉन्ग टर्म is accepted, and in the circumstances like डिप्रेशन के टाइम पे बिजनेस हैज टू गिव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अभी मार्केट 2 साल 1 साल पहले की बात करें, मार्केट बहुत खराब था, हर चीज की प्राइस कम हो रही थी, लेकिन फिर भी खरीदने वाले नहीं मिल रहे थे। कारण ये था कि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, राइट। तो ये डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन में क्या होता है कि डिमांड एकदम से डाउन हो जाती है, एकदम से कम हो जाती है। सो in the circumstances like depression, business has to give up the objective of profit, the objective of maximization of wealth. What is maximization of wealth? जैसे बार बार बता रहा हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना चाहते हो, लॉन्ग रन के अंदर आप एक गुडविल क्रिएट करना चाहते हो लोगों के माइंड के अंदर, तो वो आप बढ़ाना चाहते हो। इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ में ये रिलेटेड है। क्यों इकोनॉमिक बेनिफिट? अब देखो, आपने वेल्थ इंक्रीज की ना, तो जब मैं बिजनेस को सेल करूंगा यानी बेचूंगा, तब उस बिजनेस के पैसे अच्छे आएंगे। अभी कोई ऐसा बोले कि मुझे अपना सारा बिजनेस बेच देना, तो क्या कैलकुलेट किया जाता है? मैं ऐसा बोलूं कि मुझे समझो मेरी एक दुकान है जो सालों से चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, मेरा अच्छा कस्टमर बेस है, तो उसके बाद में मुझे वो सारा का सारा मुझे बेच देना है। तो बेच देना है तो ऐसा नहीं कि दुकान में कितना माल है वही देखा जाएगा, साथ में ये भी देखा जाएगा कि इस दुकान की गुडविल क्या है। सीखा होगा आपने गुडविल के बारे में। गुडविल क्या है? तुम्हारी इंटेंजिबल असेट है। ये ऐसी असेट है ना जो तुम्हारी रेपुटेशन बताती है कि मार्केट में तुम अगर खड़े हो जाते हो तो तुमको मार्केट में कितने पैसे आराम से मिल सकते हैं, या कितनी तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस यानी तुम्हारी क्रेडिट की साउंडनेस कितनी है, बैंक वाले तुमको लोन कैसे दे देते हैं। तो ये सब बातें कब पता चलती है? गुडविल से पता चलती है। तो वेल्थ क्रिएशन में ये भी आ जाता है। हम क्या चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को उस मकाम पे लेके जाए कि जब कल जाके उस बिजनेस को बेचने की नौबत आए, तो उस वक्त हमको अच्छे खासे पैसे उसके साथ मिल सकते, राइट। दैट इज वेल्थ क्रिएशन। आपकी शेयर्स की प्राइस अगर बढ़ेगी ना, तो आपको भी फायदा होता है। आपको फायदा ये होता है कि उसके साथ में आपके बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ती है। इसको NAV बोला जाता है, नेट असेट वैल्यू। क्या बोलते हैं अपने? नेट असेट वैल्यू इसको बोलते हैं। ये जो है ना मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, आपको 12th कंप्लीट करो ना, उसके अंदर भी एक भी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ। पर ये ने इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, इसको ज्यादा डिटेल में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। फिर भी मैं जानता हूँ कि इसको मुझे एक बार और समझाना। ये क्वेश्चन याद रखो, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर आएगा ही। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस सैटरडे की टेस्ट के अंदर भी। अब सैटरडे से गर्ल्स एंड बॉयज अलग अलग टाइम पे टेस्ट, बराबर, अलग अलग टाइम पे। एक बेंच में सिर्फ एक को बिठाऊंगा, और टेस्ट देने के लिए जगह भी बदलेंगे, है ना। ये जगह नहीं, क्लासेस बदल देंगे। चलो नेक्स्ट आता है अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। व्हाट इज ग्रोथ ऑफ बिजनेस? ग्रोथ का मतलब क्या? ग्रोथ का मतलब यही होता है कि जैसे मैंने आगे समझा कि एक दुकान की 2 दुकान करनी है, राइट। छोटा बिजनेस शुरू किया, बहुत सारे ऐसे लोगों को पहचानता हूँ जिन्होंने खाने के लिए पहले लारी शुरू की थी, अब दुकान हो गई, अब होटल खरीदी। तो ये क्या हो गया? ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बराबर है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस। एक छोटे पैमाने पे बिजनेस को शुरू किया, बाद में बिजनेस को आगे बढ़ाते गए।
नाउ अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दूसरा आता है ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड एक्सपांशन ऑफ मार्केट। पहले मैं गुजरात में खाली डील करता था, बालाजी वेफर्स खाली गुजरात में पहले बिकते। पहले तो खाली किस जगह पे बिकते थे, नॉर्थ गुजरात के अंदर। फिर उसके बाद में इन्होंने चरोतर के अंदर, उसके बाद में उन्होंने धीमे धीमे पूरे गुजरात को कवर किया, फिर पूरे इंडिया को कवर किया। नाउ दे एक्सपोर्ट, ये जो वेफर्स है उसके एक्सपोर्ट करते। मैंने आगे भी आपको बताया था, हर चीज का है स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। कल मैंने 12th वालों को शायद ये समझाया था। ये लेस जो वेफर बनते हैं ना, वो तुम यहाँ से खाओ, वेफर बोलते थे उसको, चिप्स बोलते, अपने उसको वेफर बोलते हैं। वेफर अलग चीज होती है। अब ये जो चिप्स बनते हैं उसके उसके जो पोटेटोज आते हैं ना, वो पोटेटोज मैन्युफैक्चर करने का भी उनका खुद का स्टैंडर्ड होता है। इसको प्रोड्यूस करने का भी स्टैंडर्ड होता है, इसको ग्रो करने का भी स्टैंडर्ड होता है। गुजरात में बनते हैं ये इसके पोटेटोज। और ये पोटेटोज गुजरात में बनते, उसके सीड्स है ना, वो ले कंपनी देती है। फार्मर को उसके सीड्स कौन देते हैं? ले कंपनी देती है। और उनको इनके अलावा दूसरे किसी को नहीं बेचना है। बेचना है तो जितने भी पोटेटोज है इन्हीं को बेचना है, दूसरे किसी को नहीं बेचना। तभी टेस्ट एक जैसा आता है। आपको ये जान के बहुत ही ऐसा एस्टोनिशमेंट लगेगा कि एक बात समझो, कि जो केएफसी वाले जो चिकन मंगाते हैं, वो चिकन कितने ग्राम की होगी ना कटने से पहले, वो भी उनका पहला स्टैंडर्ड है। वो भी उनका स्टैंडर्ड है, समझ लो। तब जाके तुमको कोई भी जगह से केएफसी खाओ ना तो एक जैसा लगता है। जो फ्लोर जो बनाया जाता है, फ्लोर जिसको बोलते हैं अपने, आटा, वो आटा भी जो है ना, वो जिस गेहूं में से बनाया जाएगा, वो गेहूं कैसे बनेगी वो भी ये लोग डिसाइड करते हैं। इतना माइक्रो लेवल पे प्लानिंग है, तब जाके तुमको ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक क्वालिटी मिलती है। ये एक क्वालिटी का प्लानिंग है। उसका जो एक सीधी सी बात है, एक टोमेटो केचप का जो एक पाउच आता है, सेशन जिसको बोला जाता है, वो पाउच भी है ना, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा ना, ये भी ये लोग डिसाइड करते हैं। और उनको इसके अलावा दूसरे किसी का काम करने की परमिशन नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट है जैसे का, एकदम स्ट्रिक्टली। पैसे भी अच्छे खासे देते नो डाउट, पर उनको किसी दूसरे को बेचने की परमिशन नहीं। अब तुमको ऐसा लगे कि इसमें क्या है, मैंने डोमिनोज का पिज्जा बनाना शुरू किया, फिर डोमिनोज की फ्रेंचाइजी मैंने छोड़ दी, मैंने बोल दिया जाओ डोमिनोज के साथ काम नहीं करना है। फिर मैंने अपना अलग से पिज्जा पार्लर चालू कर दूं, मुझे तो टेक्निक पता ही है, मैं चालू कर दूं तो तुमसे बनेगा नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल तुम्हारे पास नहीं है, तो क्योंकि रॉ मटेरियल तो कंपनी सप्लाई करती है। बात समझे? तो इसलिए ये लोग अगर अलग भी हो जाए तो भी ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कुछ भी कर लो, तुमसे होगा ही नहीं वो, क्योंकि आटा कहाँ से आएगा और किस तरह से पीसा जाएगा, कौन से गेहूं में से बनेगा, ये लेवल का प्लानिंग। और जो गेहूं बनाता है ना, वो इंसान डोमिनोज के अलावा दूसरे किसी को बेचेगा भी नहीं, तुम कितना भी कर लो, क्योंकि यही तो कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक्सपेंशन ऑफ मार्केट की बात आती है। दूसरा है बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तुम्हारे वर्कर्स है, जब भी देखो बीड़ी पीते दिखते हैं, जब भी देखो, मतलब उसके पास कामत नहीं है, काम है लेकिन वो करता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने रिसोर्सेज का बराबर से इस्तेमाल करें, क्योंकि अपने इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन में देखा कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्कैरसिटी में है, और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो वेस्ट किया, इसका मतलब बहुत बड़ा गुनाह किया अपने आप के साथ, क्योंकि तुमने जिसके पैसे दिए उसके पैसे तुमने पूरी तरह से वसूल नहीं किए, यही हुआ ना। तो उनका बेस्ट पॉसिबल यूज करना है, एन एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और अपने टेक्नोलॉजी मॉडर्न। ओके, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, कुछ ऐसे बिजनेस है जिसके अंदर बहुत फास्ट चेंज होता है। टेलीविजन 4 साल पहले तुमने खरीदा होने, अभी तुम देखोगे ने, नया टेलीविजन देखने के लिए तुम जाओ ना, तुमको ऐसा लगे कि अपने पछा दोगे। मैंने ये ने कब देखा था कि हम लोग, जब तुम लोगों की उम्र के थे, उस टाइम पे कलर टीवी नया नया था मार्केट में। किसी के घर में कलर टीवी हो ने तो उसको बहुत मालदार मानते थे। कलर टीवी हो, बहुत पैसे वाला मानते थे। मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था,
मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, छोटा सा 14 इंच का, इतना छोटा सा टीवी, उसमें केबल कनेक्शन लेना होने तो भी अपने सोचते थे कि केबल कनेक्शन उसके 50 रुपए देने के, महीने के कितने, 50 रुपीज, 4-5 चैनल जाती थी, तो 50 रुपए भी नहीं देते थे। हम क्या करते, लंगर मारते थे उसके वायर के ऊपर अपना वायर डाल दे, तो थोड़ा बहुत कनेक्शन आ जाए, समझे, थोड़ा बहुत दिखे, बस ऐसा ही। उसका वायर अपने बिल्डिंग से जाता हो ने, तो उसके ऊपर अपना वायर डाल देने का बस खाली, तो थोड़ा बहुत उसका रिसेप्शन अपने को भी मिल जाए, तो थोड़ा खराब पिक्चर दिखाई दे, पर चले, मफत में सब चलता है, बराबर नहीं। अब ये टेक्नोलॉजी चेंज हुई, देखो अब तुम ये कर ही नहीं सकते। तुम्हारे घर में अगर डीटीएच है, डायरेक्ट टू होम, आपने उसको क्या बोल दिया, डिश टीवी, तो बेचारी डिश टीवी वाली कंपनी जहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुई, बहुत उड़ गई। कारण क्या, टाटा स्काई को क्या बोलते हैं, डिश टीवी, एयरटेल को क्या बोलते हैं, डिश टीवी, रिलायंस को क्या बोलते हैं, डिश टीवी, तो डिश टीवी को क्या बोलोगे। डिश टीवी मार्केट में सबसे पहली आई थी, वो जी का था, जी टीवी का था। अब डिश टीवी को डिश टीवी कैसे बोलेंगे, नाम तो चाहिए ना आगे, मेरे वहां कौन सा डिश टीवी है, तो बोलेंगे टाटा स्काई का डिश टीवी है। ये कैसे हुआ भाई, डिश टीवी कंपनी अलग है। ऐसे ही अगर मैं कॉपी देता हूँ ना आपको, तो तुम क्या बोलते हो, जेरोक्स दो ने, तो भाई जेरोक्स तो कंपनी का नाम है जो मशीन बनाती है, तो बेचारी वो कंपनी है ने, बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए इंडिया में अपने मशीन को बेचना। व्यापारी आएगा ने, जेरोक्स की दुकान वाला क्या बोलेगा, कैनन का जेरोक्स दो, कंपनी कैनन, उसका जेरोक्स दो, ब्रदर का जेरोक्स दो, बोलेगा। पर जेरोक्स का जेरोक्स दो कैसे बोलेगा वो, उसको खुद को लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, बात समझे। ऐसे ही सब टूथपेस्ट को इंडियन ने क्या बोल दिया, कोलगेट। अपने दुकान में जाए, गांव वालों को बोले, गांव वाले क्या बोले, कोलगेट दो, एक कोलगेट दो, तो पेप्सोडेंट भी थमा देने, तो भी लेके चला जाएगा। उसके लिए सारी टूथपेस्ट का मीनिंग एक होता है, कोलगेट। बात समझ में आ रही है ना मेरी। तो ये जो है ना अपनी लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स। तो अब अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप अप्लाई अप्लाई करते हो, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, पहले गोल टीवी आते थे, बिल्कुल गोल, आप पुरानी मूवीज में देखोगे बिल्कुल सर्कल में टीवी आते, फिर ओवल शेप में हुए, फिर उसके बाद में थोड़े कॉर्नर है थोड़े उसके सुधरे, फिर उसके बाद में सोनी ने अपना ट्रिनीटोन टीवी निकाला, सोनी ट्रिनीटोन टेक्नोलॉजी, मतलब पेट बाहर नहीं टीवी का, हम ऐसा बोलते थे, पेट बाहर नहीं टीवी का, फ्लैट, एकदम मसल वाला टीवी। फिर बाद में उसके बाद में आया एलसीडी, एलसीडी और एलईडी के बीच में 12 साल का डिफरेंस था, 12 साल तक एलसीडी टेक्नोलॉजी चलती रही, बाद में एलईडी आया। लेकिन एलईडी के अंदर जो टाइप्स आ रहे हैं, ओ एलईडी, क्यू एलईडी, ये सब एक एक दो दो साल में आए, मतलब अब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है, बात समझ रहे हो। अभी कैलेंडर टीवी आ गया, दीवार पे खाली चिपका देने का, टीवी चालू। कैलेंडर टीवी ऑलरेडी पिछले साल, पिछले नहीं, 2019 के अंदर सोनी ने दुबई के जो फेयर है ना, ट्रेड फेयर होता है, वहां पे दिखा दिया था ऑलरेडी कि हम ये मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अभी 16-17 लाख का मिलता है खाली, ओनली, 17 लाख बस खाली। अभी तो नए नए टीवी आ रहे हैं, आधा टीवी खुला रहता है, फिर अपने जब चालू कर दे तो टीवी अंदर से धीमे 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 ऊपर निकलता है। तो एलजी ने अभी ढूंढा है। और एक दूसरा है कि ग्लासेस लगे आपको, ग्लास लगे आपको कि ग्लास रखा हुआ है, मिरर, और जैसे चालू करो टीवी हो जाए। अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं लोग उसके साथ में। ना द नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। तीन ऑब्जेक्टिव हमने देखे, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और थर्ड वन कौन सा, अदर ऑब्जेक्टिव्स में। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन प्रायोरिटी by business for the benefit of the society. The existence of business is not possible without society. बिजनेस के बिना सोसाइटी नहीं, और सोसाइटी के बिना बिजनेस नहीं। क्योंकि समझो कि सोसाइटी में से ही बिजनेस के सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, ऑनर्स सोसाइटी का मेंबर, कस्टमर सोसाइटी का मेंबर, तुम्हारा डेटर सोसाइटी का मेंबर, तुम्हारा क्रेडिटर सोसाइटी का मेंबर, तुम्हारा सप्लायर सोसाइटी का मेंबर, बैंक पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये सब एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से। तो अब हमारी सोसाइटी की तरफ कुछ फर्ज होनी चाहिए,
हमारी सोसाइटी की तरफ कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव अदर देन प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। देखो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब इजी है, बहुत इजी। It has become necessary for the business to be aware of the interests of the different group of society because of customers awareness, state restriction, consumers education, customers association। अब देखो पहले कंज्यूमर आज अवेयर हुआ। कल मैं अंडे लेने के लिए खड़ा रहा, वो बोला 165 रुपए के 30। तो मैं बोला एक काम करो ना, राउंड फिगर 200 के दे दो। तो बोला 34 दे दो। बोले भाई 34 नहीं आता, 36 आता है, कैलकुलेट करो। ये तो 2 अंडे नुकसान में हो जाता है। तो फिर 2 अंडे का नुकसान कितना, 12 रुपए का नुकसान हो गया। वैसे तो 6 रुपए का एकद मिलता है नहीं, 2 रुपए का मिलता है, 6 रुपए क्या 2 रुपए का इसको चाहिए अंडा। ओ लॉकडाउन में मिलता है। हाँ 2 रुपए का नहीं, वो तो 1 रुपए का भी हो गया, तो छोड़ बात है। ये सब अभी वसूल कर रहे हैं ये लोग। तो कंज्यूमर की अवेयरनेस है। दूसरा स्टेट रिस्ट्रिक्शन। स्टेट रिस्ट्रिक्शन यानी गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट आज क्वालिटी को सबसे इम्पोर्टेंट मानती है। अभी अपने देखेंगे, अभी रक्षाबंधन आएगा ना, तो मिठाई वालों की जितनी भी दुकान है ना, उस सब के ऊपर गवर्नमेंट है चेकिंग चलाएगी कि मिठाई अगर पुरानी हो तो इसको फेंक दो। अभी गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रिक्ट कर दिया है कि 2 दिन से ज्यादा पुरानी मिठाई नहीं बेच सकते। तो आपको मिठाई के ऊपर लेबल लगा देना पड़ेगा इसके ऊपर कि ये कब तक खा सकते हो। जब भी बेचो ना तो उसके ऊपर लेबल लगा के देते हो कि बेस्ट बिफोर लिख के दो। तुम तो ये 10-10 12-12 दिन तक मिठाई को अपने घर में रखोगे, खाओगे तो कैसे बीमार नहीं पड़ोगे। फिर कंज्यूमर का एजुकेशन एंड कस्टमर्स कंज्यूमर्स एसोसिएशन। कंज्यूमर के एसोसिएशन भी है, वो भी ये सब बातें करते हैं। एंड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ सोसाइटी सच एज ऑनर, एम्प्लॉइज, कस्टमर, क्रेडिटर एंड गवर्नमेंट। ये सब सोसाइटी के यूनिट्स है। इन सब की तरफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली बात देखो, ऑनर की तरफ क्या कि उनको टाइम से उनका रिटर्न मिलना चाहिए जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसका। एम्प्लॉइज की तरफ क्या, उनको टाइम पे पगार मिलना चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए। कस्टमर्स के लिए क्या, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस के अंदर मिलनी चाहिए। क्रेडिटर्स को टाइम पे उनका पैसा रिटर्न मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स टाइम पे मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए आपके लिए, वो रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर ये सब नहीं करते तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं कर रहे हो। आर एसोसिएटेड विद बिजनेस यूनिट एंड these different groups have different interests with business. It is necessary to take care of the interests of these different groups. इन सब का इंटरेस्ट हमको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई है। फिर एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनाया, फैक्ट्री एक्ट 1948 में। आप टाइप करोगे ना गूगल पे 1948 फैक्ट्री एक्ट, तो पूरा आ जाएगा फैक्ट्री एक्ट पूरा, जैसा उन्होंने बनाया था वैसा पूरा पीडीएफ के अंदर आप उसको ले सकते हो। नाउ ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस बंद हो जाता है। अब बिजनेस बंद हो गए तो उसके साथ में उसके एम्प्लॉयज की क्या हालत है, वो सब बेकार, बेरोजगार। अब ये बेरोजगारी को कम करना तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, और अगर ऐसे में बिजनेस बंद हो जाएंगे तो क्या हालत हो जाएगी। तो एक एनटीपीसी, एनटीसी नाम की एक कंपनी है, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, नाम सुना है, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन। ये क्या काम करती है, जो मिल बंद हो जाती है ना, कपड़े की मिल जो बंद हो जाती है उसको टेक ओवर कर लेती है, और उस मिल को टेक ओवर करके उसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रखती है। कि इससे होता क्या है कि जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट बच जाएगा, उनको नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो वही काम करती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने जहां से वो उनका जन्म जहाँ पे हुआ है ना, उस जगह पे वो अपनी एक फैक्ट्री डाल देते हैं कि मैं अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूँ, वहां के लोगों को जहाँ से मैंने
जन्म लिया और जहां से मैं पला बड़ा और इस मकाम पे पहुंचा, तो अपना कर्ज चुकाने के लिए, बोलते हैं ना, मातृभूमि का कर्ज चुकाने के लिए ये इस तरह से अपने वहां पे कोई फैक्ट्री डाल देते हैं सब। बैकवर्ड एरियाज के अंदर भी है ना, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा प्रिविलेज दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सानन में टाटा नैनो की फैक्ट्री आई, गुजरात में सानन अहमदाबाद के पास है, वहां पे टाटा नैनो प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री आई, तो उसकी जमीन एकदम सस्ती प्राइस पे मिल गई टाटा को। कारण ये था कि अगर एक बार फैक्ट्री आएगी तो फैक्ट्री के साथ में काम करने वाले मजदूरों की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। बड़ोड़ा हब है, वडोदरा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब है, जो एमजी हेक्टर जो गाड़ी बनती है ना, वो बड़ोड़ा में बनती है। एमजी हेक्टर गाड़ी बड़ोड़ा में बनती है। और यहाँ के बहुत सारे ट्रैक्स है जिसके ऊपर टाटा, सॉरी टाटा बोलता हूँ, अपने कौन सी, मारुति स्विफ्ट कार, उसका है ना टेस्टिंग किया जाता हुआ देखा गया है। मतलब बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज आएगी गुजरात के अंदर के जो क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट इन सब लोगों को प्रोवाइड करेगी। अपोलो टायर्स बड़ोड़ा में, हालोल के पास ये फैक्ट्री है। नाउ ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करो। अब अमूल बटर की क्वालिटी कोई उसमें शक नहीं कर सकता कि बटर खराब आएगा ही, बराबर। लेकिन अगर कोई ब्रिटानिया का बटर लेके अमूल का नहीं है, अभी तो बटर का मतलब है हमने ये समझ लिया कि अमूल यानी बटर और बटर यानी अमूल। अब वो व्हाइट बटर तो कोई लेता ही नहीं है। अभी बटर मांगने जाए बटर दो तो वो पीला वाला देते हैं, वो पीला वाला बटर देते हैं। और व्हाइट बटर तो है ना, किसी ने अभी जैसे कि खाया ही ना हो इतने टाइम से। ये प्रोसेसिंग जो किया जाता है ना बटर के ऊपर, बाद में उसको अंदर थोड़ा सॉल्ट डाला जाता है, इससे उसका कलर थोड़ा येलोइश हो जाता है। प्रोसेसिंग के कारण ये ऐसा होता है। और इसके अंदर है ना स्टेबलाइजर डाले जाते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म तक आप 1 महीने तक इसको रख पाओ घर में फ्रीज में। बाकी अगर तुम वो एकदम प्योर बटर आता है ना, वो जो कृष्ण भगवान खाते थे वो वाला, अपने पहले चैप्टर में देखा था वो, तो वो जो है ना वो वाला जो बटर है ना, वो बटर तो अलग, वो तो 2 दिन में खराब हो जाए। तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी, जैसे स्पाइसेस है, कुकिंग के लिए यूज किया, कोल्ड ड्रिंक्स है, फूड प्रोडक्ट्स है, हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड बिजनेस यूनिट्स हैविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर कमिटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस, कम प्राइस के ऊपर। अब बहुत सारी सर्विस आपको मिलती है। पहले एसी अगर आप खरीदते थे ना, तो इंस्टॉलेशन वो मफत में करके जाते थे, अभी तो इंस्टॉलेशन के 1500 रुपये लेके जाते हो। बहुत लूटपाट मची है अभी तो गुड्स के इंस्टॉलेशन में भी वैसे। नाउ द नेक्स्ट वन, दो चीजें बाकी है। ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देना है अपनी चीजों का। ब्लैक मार्केटिंग यानी क्या, आपने प्राइस कुछ अलग रखी हो, आपने प्राइस कुछ अलग रखी हो लेकिन बेचा कोई अलग प्राइस पे जाता हो, दैट इज ब्लैक मार्केटिंग। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, गुड्स को क्या करना है, अपने एक्यूमुलेट नहीं करना है, मतलब संग्रहखोरी जिसको बोलते हैं गुजराती में। ऐसे है गोडाउन में बंद करके रखो, सबको बोल दो कि स्टॉक नहीं है। पर स्टॉक हर चीज का होता है, अपने बेचना नहीं चाहते उसको, क्योंकि अपने आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करके प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं। प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर ज्यादा प्राइस पे इसको बेचेंगे, ऐसा आज अभी सब चीज में ऐसा है। क्योंकि कोरोना में जो नुकसान हुआ ना, सब कैसा है कि इसकी भरपाई जल्दी से जल्दी कैसे करें और वापिस आ गया तो जितना उतना कमा लो। सब लोग आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी के ऊपर आ गए, सब, एवरीवन। अब अदर ऑब्जेक्टिव्स, तो अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में अच्छी आइडेंटिटी। अच्छी आइडेंटिटी कैसी, कि अगर अपने सोने की बात करें तो टीवी में बेस्ट, और अगर अपने कोई दूसरी जगह पे बात करें, वाटर प्यूरिफायर की बात करें तो एक्वागार्ड के सिवा कोई दूसरा, यानी यूरेका फोर्ब्स के सिवा दूसरी कोई कंपनी का नाम दिमाग में पहले आता नहीं है। तो अपने ऐसा ही कर दिया है, क्वालिटी कितनी अच्छी रखी है हमेशा, कि हमेशा कस्टमर जब भी उस प्रोडक्ट के बारे में सोचता है तो इसी कंपनी का नाम माइंड में आए, तो आइडेंटिटी क्रिएट करना। दूसरा, टू कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे प्रोडक्शन किया जाएगा कि जिससे प्रोडक्शन नई टेक्नोलॉजी से और सस्ते में हो पाए। एंड टू बी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन,
हम कंट्री के डेवलपमेंट में मदद करें, एंड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर द सेम, और गवर्नमेंट को इसके लिए कोऑपरेट किया जाए। गवर्नमेंट को कैसे कोऑपरेट करें, जैसे मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के लिए गवर्नमेंट को कोऑपरेट करो। गवर्नमेंट को क्या बताएंगे अपने कि हम भी तुम्हारे साथ में इस मुहिम के अंदर अपने जुड़े हुए, यानी इस पूरे स्कीम के अंदर हम जुड़े हुए, एंड टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉइज एंड एग्जीक्यूटिव वेलफेयर स्कीम्स फॉर देम। एम्प्लॉइज के लिए वेलफेयर स्कीम्स, अगर एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय अगर खुद मर जाता है समझो, तो उसकी जगह पे उसके बेटे को नौकरी दे देना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि उसका घर चलता रहे। ये बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर होता है, प्राइवेट कंपनी में ये देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा बिजनेस रिस्क का, तो बात